जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियो आप लोग देख रहे होंगे और अपना नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं एक सूचना दे दूं कि अगर आप लोग स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की प्रिपरेशन हिंदी माध्यम से कर रहे हैं तो यह प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया गया है। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि स्टडी मटेरियल जितने भी हैं सभी सब्जेक्ट के फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर हिंदी माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अगर आप लोग इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। डेली सुबह 7 बजे एक वीडियो आप लोगों को मिल जाती है और साथ ही साथ अब करंट अफेयर की भी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो पर आते हैं। आज के वीडियो में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें देख के थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि मैंने सारी चीजें पहले से ही बोर्ड पर लिख दी है। उसका भी एक रीजन है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। पिछले कई वीडियोस पर जैसे कि हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की थी, आई थिंक पहला या दूसरा वीडियो था, उस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स अब आ रहे हैं कि सर आप मैटर पहले लिख दिया करिए, वरना आप एक्सप्लेन तो करते हैं ठीक है, लेकिन जब आप चीजें बताने लगते हैं फिर लिखते हैं तो वीडियो लंबा हो जाता है। तो मैंने आप लोगों से यह चीज पहले भी पूछा था कि अगर आप लोगों को सही लगे तो मैं मैटर बोर्ड पर भी लिख सकता हूं, वरना मैं लिख कर भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। बाकी इस वीडियो से आप लोगों का क्या पर्पज है या फिर आप लोगों का क्या राय है आप लोग जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए आते हैं आज के वीडियो पर। अभी तक हम लोगों ने दक्षिण भारत के 2 वीडियो पहले ही देख चुके हैं। कौन कौन से? पहला हम लोगों ने संगम युग का देखा था और दूसरा दक्षिण भारत का इतिहास हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने 3 राजवंशों को कवर कर दिया था। वो कौन कौन से थे? पल्लव राजवंश था, वातापी के चालुक्य थे और वेंगी के चालुक्य थे। आज के वीडियो में वही सीरीज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और 3 राजवंशों को कवर करेंगे। पहला हम लोग देखेंगे राष्ट्रकूट वंश को और दूसरा हम लोग देखेंगे कल्याणी के चालुक्य। उसके बाद हम लोग चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें लग रहा होगा कि सर आपने संगम युग में भी चोल राजवंश को बताया था, लेकिन डियर वो जो चोल वंश था इसी का अंग था, लेकिन वह अलग था। ठीक है, वह संगम युगीन चोल वंश था और यह दक्षिण भारत के इतिहास का चोल वंश है। ठीक, जो कब स्टार्ट होता है, किसके बाद? तो कल्याणी के चालुक्यों को पराजित करके यह स्टार्ट किया जाता है। डीपली इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। मैटर पहले से लिखा है, एक्सप्लेन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, टाइम भी आप लोगों का कम जाएगा और वीडियो बहुत जल्दी ही कवर हो जाएगा। बस मेरी बातों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक मैप बनाया था और उस मैप के माध्यम से हम लोगों ने समझा था कि कुल 6 राजवंश थे जिनके बारे में हमें पढ़ना है और बहुत सही तरीके से हम लोगों ने मैप में उन्हें पॉइंट आउट किया था। ठीक, तो हम लोगों ने वेंगी के चालुक्यों को कल के वीडियो के लास्ट में कवर किया था। चलिए आज आते हैं राष्ट्रकूट वंश पर। ये राष्ट्रकूट वंश जो है पूरी तरह से वेंगी के चालुक्यों को परास्त करके शासन में आया था। ठीक है, इसकी स्थापना कौन करता है? तो दंती दुर्ग करता है। संस्थापक कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से इस राजवंश का संस्थापक कौन है, इस तरह से प्रश्न बनता है, तो आप लोग याद रखिएगा राष्ट्रकूट की स्थापना दंती दुर्ग ने की और राजधानी उसने कहां पर बनाई? मान्य खेत में। कई बार यहां से प्रश्न बना है। इसके प्रमुख शासक हैं, कुल 6 शासक हैं, लेकिन हम लोगों को जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ना है। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो से देखते हुए आए हैं कि हमें उन्हीं राजवंशों में उन्हीं शासकों के बारे में पढ़ना है जिन्होंने इतिहास में कुछ बदलाव किया है। तो नाम आप लोग याद रख सकते हैं। कुल 6 शासक थे, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद, अमोघ वर्ष, कृष्ण द्वितीय और कृष्ण तृतीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कृष्ण प्रथम पर। ठीक, इसने क्या किया था? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या बात कर रहे हो सर? कैलाश मंदिर तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था पल्लव वंश का जो शासक था नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने कांची में बनवाया था। कहां पर? कांची में बनवाया था कैलाश मंदिर और उसका नाम उसने दिया था सिद्धराजेश्वर। कौन सा? सिद्धराजेश्वर नाम का मंदिर उसने बनाया था और कांची में उसने बनाया था कैलाश मंदिर। ठीक है, यह कैलाश मंदिर दूसरा है। इसकी एक विशेषता है कि यह एकाश्म पत्थर में बना है। एकाश्म पत्थर का मतलब यह है कि एक ही पत्थर को काटकर उसमें नक्काशी करके एक ही पत्थर से मंदिर का निर्माण किया गया है। कई बार प्रश्न बना है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया? तो राष्ट्रकूट के शासकों ने। किस शासक ने करवाया? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया। ठीक, और इसकी विशेषता क्या है? यह एकाश्म पत्थर का बनाया गया है। ठीक है, उसी समय क्या था कि दक्षिण भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। किसके लिए? कन्नौज के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था जब हर्षवर्धन का टाइम पीरियड चल रहा था उसमें मैंने बताया था कि जो कन्नौज
क्या था, जो कन्नौज का शासन था यह उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र में पड़ता था। तो यह बहुत उपजाऊ भूमि थी। तो वहां का शासक कौन था? मौखरी वंश का शासक गृहवर्मा था, जो हर्षवर्धन का जीजा था। उसकी बहन राज्यश्री से उसकी शादी हुई थी। बंगाल का गौड़ वंश का शासक जो शशांक था, उसकी नजर पड़ती है कन्नौज पर, और कन्नौज पर वह कब्जा करना चाहता है। मैं कन्नौज की विशेषता आप लोगों को बता रहा, क्योंकि इस समय भी वहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है। ठीक, मतलब कि चल रहा था, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि शशांक ने मालवा के शासक देवगुप्त की सहायता से क्या किया कि वहां पर आक्रमण करवा दिया, और किसकी हत्या करवा दी थी उसने? गृहवर्मा की हत्या करवा दी थी। किस वजह से? क्योंकि जो कन्नौज का प्रांत था, जैसे हम लोग देखते हैं, ये मैप देखते हैं इस तरह से, तो यहां पर पड़ता है यूपी और बिहार, तो यहीं पर था कन्नौज। तो इधर से गंगा और इधर से यमुना, तो ऐसे करके यह जो क्षेत्र था पूरी तरह से यह उपजाऊ था। तो बंगाल का शासक देवगुप्त जो मालवा का शासक था, उसकी सहायता से यहाँ चढ़ाई किया था। वही सेम पैटर्न और सेम चीजें यहां भी लागू होती हैं। कन्नौज अब भी उपजाऊ था। पाल वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक और राष्ट्रकूट के शासकों में त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए। तो राष्ट्रकूट की तरफ से जिस शासक ने पार्टिसिपेट किया था उसका नाम ध्रुव था। ठीक, त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था किसके लिए? तो कहा कि मैंने अभी बात की कन्नौज की। कन्नौज उपजाऊ क्षेत्र था। ठीक है, कौन कौन से राजवंशों में त्रिपक्षीय संघर्ष था? तो पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। प्रश्न बनता है कि राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक इस त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पार्टिसिपेट किया था? तो वह ध्रुव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख शासक की अगर बात करें तो कृष्ण तृतीय था। कृष्ण द्वितीय के बारे में उतने फैक्ट नहीं है और एग्जाम में भी प्रश्न नहीं बनता है। ठीक है, इसने क्या किया था कि कल्याणी के चालुक्यों से इसकी पराजय हो गई थी। कहां के? ये जो आगे राजवंश आ रहे हैं, कल्याणी के चालुक्यों ने राष्ट्रकूट वंश का पूरी तरह से विनाश कर दिया। मैंने पिछले मैप में बताया था कि यहाँ पर जो थे वो राष्ट्रकूट थे और कल्याणी के राजवंश यहाँ पर महाराष्ट्र क्षेत्र में थे। लेकिन क्या हुआ कि ये जो चालुक्य थे, कहां के? कल्याणी के, इन्होंने राष्ट्रकूटों पर अटैक करके ये पूरी भूमि अपने कब्जे में ले ली थी। ठीक, चालुक्यों के 3 वंश थे। वेंगी के चालुक्य, जिनका क्षेत्र यहां पर था, वातापी का चालुक्य यहाँ, जिसे बादामी भी बोलते हैं, यहाँ का प्रतापी शासक पुलकेशन तृतीय था। ठीक, और ये थे वातापी के चालुक्य। इन्होंने राष्ट्रकूटों का विनाश किया था। तैलप द्वितीय नाम का एक शासक था जिसने किसे पराजित किया था? तो कृष्ण तृतीय को। ठीक, कृष्ण तृतीय के दरबारी कवि कन्नड़ कवि थे एक, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। कई बार प्रश्न बना कि शांति पुराण की रचना करने वाले कन्नड़ कवि किसके राज दरबार में रहते थे? तो वह कहां के? राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के राज दरबार में रहते थे। ठीक, कृष्ण तृतीय राष्ट्रकूट वंश का शासक था। और राष्ट्रकूट वंश किस धर्म को अपनाता था? तो बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव, सभी धर्मों को इसमें वरीयता दी गई। इसके साक्ष्य कहां से मिलते हैं? एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया था, जिसमें एलोरा की जो गुफा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में मैंने आप लोगों को इतने फैक्ट यहाँ पर दिए हैं। ठीक, इसमें कुल 34 गुफाएं थी, जिनमें से पहली से 12वीं गुफा बौद्ध धर्म को समर्पित है, 13वीं से लेकर 29वीं तक गुफा हिंदू धर्म को समर्पित है, और 30 नंबर से लेकर 34 नंबर की जो गुफा है वह जैन धर्म को समर्पित की गई है। तो यहाँ आप लोग एक चीज देखेंगे कि हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा गुफाएं दी गई थी। कई बार एलोरा की गुफाओं से प्रश्न बना है। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एलोरा गुफा का उल्लेख सबसे पहले कौन करता है? तो वह फ्रांसीसी यात्री था जिसका नाम था थेरियन। ठीक है, तो ये हो गया कौन? राष्ट्रकूट वंश। अगर राष्ट्रकूट वंश को हम लोग रिवाइज करें तो इसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की, राजधानी मान्यके थी, और कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। त्रिपक्षीय संघर्ष में ध्रुव ने भाग लिया। पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में संघर्ष चल रहा था कन्नौज के लिए। ठीक है, प्रमुख शासक कृष्ण तृतीय था। इसकी पराजय कल्याणी के चालुक्य से हुई, जो शासक था तैलप द्वितीय, जिसने कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना की थी। ठीक है, ये सभी धर्मों को वरीयता देते थे। एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण इन्होंने करवाया था, और एलोरा की गुफाओं का सबसे पहला उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेरियन ने दिया था। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और हम लोग आएंगे कल्याणी के चालुक्यों पर। कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना तैलप द्वितीय ने की, राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त करके। राष्ट्रकूट कौन सा शासक? कृष्ण
तृतीय के ऊपर इसने विजय प्राप्त की। इन्होंने अपनी पहली राजधानी मान्यखेत बनाई, क्योंकि इनकी राजधानी मान्यखेत ही थी राष्ट्रकूटों की, तो इन्होंने पहली राजधानी अपनी मान्यखेत में बनाई। लेकिन आगे चलकर इन्होंने कल्याणी में अपनी राजधानी बनाई, इसी वजह से इन्हें कल्याणी के चालुक्य कहा गया। ठीक है। इसका प्रतापी शासक था विक्रमादित्य खष्टम। विक्रमादित्य जो 6 नंबर पर आता है, विक्रमादित्य खष्टम बोलते हैं। ठीक है। वह इनका प्रतापी शासक था और इसके दरबार में विज्ञानेश्वर नाम के एक कवि रहते थे, जिन्होंने मिताक्षरा की रचना की थी, और मिताक्षरा हिंदू विधि ग्रंथ है। ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे कल्याणी के चालुक्यों से। अब आता है चोल वंश। ये वह चोल वंश नहीं है जो संगम काल में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक। यह दक्षिण भारत का इस समय का चोल वंश है, जो कहां से 300 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच का टाइम पीरियड था, वहां का है। जिसने क्या किया था कि पल्लवों का पतन हुआ था। पल्लवों के पतन के बाद चोल वंश की स्थापना इन्होंने की थी। मैंने आप लोगों को जो मैप बताया था ना, तो जो संगम युग था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पल्लव यहां पर थे। ठीक। और जो चोल थे वो यहां पर थे। लेकिन जब पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, तो उसमें मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि चोलों का निवास स्थान यहां पर हो गया था। क्यों? क्योंकि पल्लवों को उन्होंने पराजित कर दिया था। ठीक है। मैप के माध्यम से समझा करिए, चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। आइए टॉपिक पर आते हैं। इसकी स्थापना विजयालय ने की। देखिए, जो पिछला चोल वंश था उसकी स्थापना किसने की थी? तो करिकाल ने की थी। लेकिन इस चोल वंश की स्थापना किसने की थी? तो वह विजयालय नाम के व्यक्ति ने किया। राजधानी इसने तंजौर या फिर तंजाउर में बनाया। और उस चोल वंश की राजधानी कहां थी? पुहार में थी, जो वर्तमान में कावेरी पट्टनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वो संगम युगीन चोल हैं। डिफरेंस यही है। आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आएगा, मैं आप लोगों का क्लियर कर दूं कि जो संगमकालीन चोल थे, अगर प्रश्न बनेगा तो संगमकालीन चोल करके आएगा। ठीक है। अगर केवल चोल वंश का संस्थापक पूछेगा तो विजयालय को आप लोग टिक करेंगे। ठीक। और इनकी राजधानी तंजौर है। उनकी राजधानी पुहार और कावेरी पट्टनम थी। ठीक। आगे बढ़ते हैं। पल्लवों के पतन के बाद इनकी स्थापना हुई। इसमें 2 प्रतापी शासक आए, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। राजराज प्रथम ने तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, जो एक शिव मंदिर था। अब इसने भी शिव मंदिर का निर्माण करवाया। याद कैसे रखेंगे? इसका नाम है राजराज और मंदिर का नाम इसने राजराजेश्वर रखवाया है। ठीक। और तंजौर में बनवाया था। और जो कहां का पल्लव वंश का शासक था, नरसिंह वर्मन द्वितीय, उसने सिद्धराजेश्वर नामक मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर। ठीक। और यह राजराजेश्वर है। आगे बढ़ते हैं। इसने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। मैंने आप लोगों को चोल वंश में बताया था कि चोलों ने आगे चलकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। मैंने ये नहीं बोला था कि इसी वंश ने। तो इस वंश ने कौन सा? जो संगम युग के बाद का चोल वंश था, उसके शासक राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर विजय किया और वहां के शासक महिम पंचम को भागने पर मजबूर कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में हम लोग समझते हैं। यह पूरे चोल वंश का सबसे प्रतापी शासक रहा और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसने बंगाल में पाल वंश के शासक महीपाल पर विजय प्राप्त किया था। और उसके बाद इसने गंगैकोंड की उपाधि धारण की और गंगैकोंड चोलपुरम नाम का एक नगर बसाया, जिसे आगे चलकर इसने राजधानी बना लिया। अब आप कहेंगे सर ये गंगैकोंड चोलपुरम उपाधि धारण क्यों किया? यह जो भारत का क्षेत्र है इस तरह से, ये बंगाल पहले ये पूरा भारत में ही था ना, बांग्लादेश भी, तो गंगा का प्रवाह ऐसे होता है। तो इस क्षेत्र पर जब इसने विजय प्राप्त की तो गंगा नदी के नाम पर इसने अपना नाम गंगैकोंड रखा। कई बार प्रश्न बना है, गंगैकोंड इसने अपनी उपाधि रखी थी। हाँ, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक शासक के बारे में बताया था जिसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। वातापी पर पुलिकेशन द्वितीय को पराजित करके उसने क्या किया था? उपाधि धारण किया था। उस शासक का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे, मैं नहीं बताने वाला हूं। पल्लव वंश का शासक था, इतना मैं हिंट दे रहा हूं। ठीक। वातापी कोंड की उपाधि किस शासक ने ली थी आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए, गंगैकोंड की उपाधि इसने धारण की। गंगैकोंड चोलपुरम नामक नगर बसाया और राजधानी भी बनाया और चोल गंगम नाम का एक इसने तालाब भी बनवाया। आगे चलकर इस चोल वंश का अंतिम शासक बनता है राजेंद्र तृतीय। बस इतना ही आपको चोल वंश से याद रखना है शासकों के बारे में।
अब मेंस में जहां से प्रश्न बनता है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आता है यहां से, इसका जो प्रशासन था वो कैसा था। जैसे हम लोग अभी देखते हैं ना, गांव पड़ता है, फिर ब्लॉक, तहसील, फिर उसके बाद जिला, फिर स्टेट हमारा पड़ता है राज्य। तो यही प्रक्रिया वहां से शुरू की गई। सबसे पहले यहां मैंने लिख दिया है नोट के रूप में कि स्थानीय स्वशासन की परंपरा की शुरुआत सबसे पहले चोल वंश ने किया था, और 2 विभागों में ये लोग शासन करते थे, उर और सभा। इसे अब हम लोग समझेंगे। प्रशासन जो होता था 4 स्टेज पर होता था। पहले पर आता था मंडलम, जो आज का प्रांत है। दूसरे पर कोट्टम आता था, जो आज का डिस्ट्रिक्ट जिला है। तीसरे पर नाडु आता था, जो आज का ब्लॉक है या फिर तहसील है। चौथे पर कुर्रम आता था, जो आज का गांव है। तो सबसे बड़ा, अगर प्रशासन की दृष्टि से सबसे बड़ा स्टेज कौन सा है, तो वो बन के आएगा मंडलम। सेकंड पर कोट्टम, थर्ड पर नाडु और फोर्थ पर कुर्रम। गांव को कुर्रम बोला जाता था। कई बार ये यूपीएससी मैच करने के लिए देगा आपको, ठीक, तो इसे याद रखिएगा। जो विभाग थे, 3 विभाग बनाए गए। कौन कौन से? उर नामक विभाग बनाया गया, सभा नामक और नगरम। उर नामक जो विभाग था उसमें गांव के आम लोगों का क्या था, भागीदारी थी, और वह निर्माण कार्य वगैरह करते थे। जो सभा थी यह ब्राह्मणों और वरिष्ठ व्यक्तियों की थी। जो लोग वरिष्ठ लोग थे, मतलब कि जो सम्मानित लोग थे, और जो ब्राह्मण थे वह सभा में भाग लेते थे। और नगरम, व्यापारियों की सभा को संबोधित किया जाता था नगरम के नाम से। तो ये तीनों पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। प्राचीन भारत में सबसे पहले स्थानीय स्वशासन कहां शुरू हुआ, तो चोल वंश में शुरू हुआ। स्थानीय स्वशासन 2 भागों में शुरू हुआ। कौन कौन से? उर और सभा। और ये जो नगरम है यह व्यापारियों की ही एक सभा थी। यह क्या करता था, व्यापार वगैरह करता था, शासन प्रशासन में हिस्सेदारी नहीं लेता था। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और निकल के आते हैं। उस समय का जो टैक्स था उपज का 1/3 था, मतलब कि जितनी आपकी उपज हो रही है उसका 1/3 आप टैक्स के रूप में देंगे। वहां का जो फेमस बंदरगाह था, बहुत प्रचलित, कावेरी पट्टनम। यही कावेरी पट्टनम संगमकालीन चोल राजवंश की राजधानी थी, जिसे उस समय पुहार के नाम से जाना जाता था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है आर्ट से रिलेटेड, कि नटराज की कांस्य मूर्ति बनाई गई। भारत में सबसे पहले, प्राचीन भारत में अगर नटराज की मूर्ति बनी तो वह चोल वंश में बनी, और वह कांसे की बनाई गई थी। नटराज की मूर्ति क्या है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं डांसिंग शिवा। जो शिव शंकर भोले बाबा हैं, जो भगवान शिव हैं, उनकी नृत्य करती हुई प्रतिमा का यहां पर क्या किया गया था, निर्माण किया गया था, और कांसे से। तो इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट दक्षिण भारत के इतिहास के बचे थे, हम लोगों ने कवर कर लिया। मुझे जहां तक लगता है कि आज हम लोगों ने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है कि पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हम लोगों ने कवर कर लिया है। हाँ, एक टॉपिक रह गया है, आप लोग तो कमेंट करते नहीं, मैं ही बता दूं, अगला वीडियो आएगा। वह क्या है? बंगाल का इतिहास और कश्मीर का इतिहास इंपॉर्टेंट है, वहां से भी प्रश्न बनते हैं, उसे हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। यह वीडियो कैसा लगा? अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर कमेंट किया करिए, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कंटेंट कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सभी प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाकर विजिट करिए। और अगर आप एक बिगिनर भी हैं तो उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई गई है कि आईएएस की तैयारी कैसे शुरू करें। सारी चीजें जाकर आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए, और इस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोग्राम का पूरी तरह से आप लोग लुत्फ उठाइए और अपने प्रिपरेशन को बूस्ट करते रहिए। चलिए, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।